तो लास्ट टू कमीशंस को पढ़ने के बाद आज हम कोठारी कमीशन, जिसे कि एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, हिंदी में इसे शिक्षा आयोग कहा जाता है, ठीक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षा आयोग की तरह ही एक और आयोग है जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो आप कभी भी भारतीय शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग में कंफ्यूज ना हो। भारतीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में आया था और उसके जो अध्यक्ष थे या चेयरपर्सन थे वो हंटर थे, ठीक है। वो अलग कमीशन है, वो प्री इंडिपेंडेंट कमीशन है और ये है पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन। इसको शिक्षा आयोग ही कहेंगे आप लोग। और ये 1964 से 66 का समय लगा था इस आयोग को पूरा कंप्लीट होने में। आयोग की सॉरी जो भी गतिविधियां थी उनको कंप्लीट होने में। चेयरपर्सन थे इसके DS कोठारी। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम एजुकेशन कमीशन रखा गया था और ये उस समय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन थे। द थर्ड कमीशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन सेटिंग अप द एजुकेशन कमीशन ऑन जुलाई 14, 1964। 14 जुलाई 1964 के दिन गवर्नमेंट द्वारा इस आयोग को बैठाने की चर्चा की गई और 2 अक्टूबर 1964 के दिन से इस आयोग ने अपना कार्य स्टार्ट किया। तो 2 अक्टूबर 1964 से काम करते करते 29 जून 1966 तक का समय लगा इनको अपना पूरा कार्य करने में और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपने में। तो रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आप लोग इस नाम को भी याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो क्या कोटेशन था इसका या क्या मेन थीम था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। 17 मेंबर्स टोटल इसमें थे। देखिए, मैंने आपसे मुदाले आयोग में या राधा कृष्ण आयोग में कहा था कि वो आयोग जो है वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोठारी आयोग का एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा गहनता से समझिएगा और हर पॉइंट को कोशिश कीजिएगा कि आप याद कर लें। तो 17 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे इस आयोग के ये भी आपको याद करना चाहिए और उनमें से कितने मेंबर्स विदेशी थे ये भी आपको याद करना चाहिए। तो 5 फॉरेन मेंबर्स थे, फॉरेन एक्सपर्ट थे, जो कि USA, अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम, USSR, फ्रांस एंड जापान। तो 5 जो फॉरेन एक्सपर्ट्स थे वो किन देशों के थे ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, USA, UK, USSR, फ्रांस, ये नाम तो आपको याद ही रहेंगे। जापान को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फीचर्स क्या थे इसके, देखिए, इट ट्राइड टू कवर एवरी फील्ड एंड एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि 1948 में आए राधाकृष्णन आयोग ने केवल उच्च शिक्षा के लिए सिफारिशें दी। 1952-53 के समय आए आयोग ने केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए सिफारिशें दी। लेकिन कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जो संपूर्ण शिक्षा के लिए अपनी सिफारिशें देने वाला था, जिसमें माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च सभी प्रकार की शिक्षा आनी थी। इसीलिए ये जो आयोग है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और आगे जो नीतियां बनाई गई हैं भारत सरकार द्वारा, उन सभी नीतियों में, चाहे वो आज 2019 की ही नीति क्यों ना हो, वहां पर भी इस आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू करने की बात कही गई है। It firm believe, its firm belief that education is the most powerful instrument of national development. इनका ये मानना था, यानी विश्वास था, कि जो शिक्षा है वो किसी भी देश के विकास का एक सबसे शक्तिशाली हथियार होता है या साधन होता है। इसीलिए इन्होंने एक कोटेशन दिया है और ये कोटेशन कई बार पूछा गया है। आप लोग इसको बाय हार्ट करें। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, कि भारत का भविष्य जो है वो भारत की कक्षाओं में पल रहा है। डोनेट्स दैट वैल्यू ऑफ एजुकेशन दैट डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मेजर रिकमेंडेशंस। अब आते हैं हम सिफारिशों की तरफ। तो पहली सिफारिश, जो कि हर आयोग द्वारा केवल शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित दी जाती है। तो शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में इनका क्या मानना था, क्या उद्देश्य इन्होंने बताए हैं शिक्षा के, आइए जानते हैं। एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ
needs and aspirations of the people so that the national objectives may be achieved. इनका ये मानना था कि जो शिक्षा है उसका संबंध छात्र के जीवन से, उसकी आवश्यकताओं से और उसकी इच्छाओं से होना चाहिए, जिससे कि हम जो देश के उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ब्रॉड लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी अचीव कर सके। एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मेक साइंस एजुकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल कोर्स। तो इन्होंने ये तो कह दिया कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाली होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होंगे और उनकी प्राप्ति कैसे होंगी, इसके संबंध में अब ये अपने सुझाव दे रहे हैं। तो ये पहले तो ये कह रहे हैं कि जो साइंस एजुकेशन है उसे किसी भी स्कूल का जो करिकुलम होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाए, यानी कि अभिन्न अंग बना दिया जाए। वर्क एक्सपीरियंस की ओर ध्यान दिया जाए, बच्चा अधिक से अधिक जो भी सिद्धांत पढ़ता है उस पर कार्य करे। वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रीज के लिए, वाणिज्य के लिए और कृषि के लिए वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि हमारा जो युवा है वो अधिक से अधिक रोजगार हो सके। और रोजगार होगा तो एक तो राष्ट्र के लिए वो बोझ नहीं बनेगा, मतलब अननेसेसरी सरकार को उसके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट वेज होता है, जो बेरोजगारी भत्ता होता है, वो देने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मिलता भी नहीं है वो तो, है ना। और ना ही वो व्यक्ति धरने देने के लिए रोड पर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए जो भी उसका स्किल है, जो कौशल है, उसका प्रयोग करके अपना रोजगार कर सके। तो ऐसी वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च एट द यूनिवर्सिटीज थी। विश्वविद्यालय स्तर पर जो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा है और अनुसंधान है, उस पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गुणवत्तापरक अभी नहीं देखी जा पा रही है। एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा समाज और राष्ट्र के इंटीग्रेशन के लिए या कहीं की एकता के लिए होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता के लिए शिक्षा होगी, उसमें क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो डाइवर्स सोसाइटीज हमारी हैं, उनमें स्कूल सिस्टम जो हो वो कॉमन हो, ताकि बच्चों में समान रूप से मूल्यों का विकास हो सके और वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब सेम कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं तो शायद ही उनके बीच में कोई मतभेद या मनभेद होते हैं। तो मतभेद कहाँ होते हैं? जहां पर दो लोग अलग अलग आस्था वाले मिल जाते हैं, चाहे वो हमारे ही परिवार में रह रहे बुजुर्ग हमारे जो होते हैं, वो ईश्वर के प्रति अंधविश्वास रखते हैं, और जो युवा है वो उस अंधविश्वास का विरोध करते हैं। तो अलग अलग विचारधारा वाले लोग जब साथ रहते हैं तो उनके बीच में मतभेद होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही सिस्टम को मानने वाले लोग होंगे तो शायद ये मनभेद नहीं होंगे और एकता अपने आप ही बनने लग जाएगी। तो इसी के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। सोशल सर्विसेज होनी चाहिए, बच्चों से सामाजिक कार्य करवाए जाने चाहिए। जैसे अगर आपके शहर में, आपके समाज में कोई भी एक कॉमन फंक्शन होने वाला है, तो हर बच्चे का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर बच्चा आए ताकि वो आपस में मिले, एक दूसरे को जाने और उनका सामाजिक विकास हो सके। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की भाषाओं, भारत के साहित्य, भारत की जो फिलोसफी है, जो दर्शन है और जो इतिहास है, उसका शिक्षण कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चे ये समझे कि भारत जो हमारा देश है वो विविधताओं का देश है, और वहां पर विविधता होते भी कितना संघर्ष करके हमने अपनी आजादी प्राप्त की है, और उसका सम्मान करते हुए हम आपस में क्या करें, एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण रहें। तो इस प्रकार से देश का भी और समाज का भी एकीकरण हो सकेगा, ठीक है ना। एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, अब जो शिक्षा है वो उसका आधुनिकीकरण होना भी आवश्यक है, लेकिन ये आधुनिकीकरण कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें शिक्षक होते हुए नई जो विधियां हैं उनका प्रयोग करना है। एडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिंसिक एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड बिल्डिंग एसेंशियल स्किल्स लाइक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग। और हमें बच्चों में उनकी जो आंतरिक अभिवृत्ति होती है, आंतरिक मूल्य होते हैं,
और जो कौशल हैं उनका स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि एक उचित विकास उनका हो सके। एम्फसाइजिंग टीचिंग फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट एंड साइंस। जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चा रोजगार कर सकेगा, ऐसे कौशल प्राप्त कर सकेगा, और जो विज्ञान है स्पेशली अप्लाइड साइंसेज जो होती हैं उनके शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सके। ठीक है, सिर्फ सैद्धांतिक बातें ही ना करे। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय एकता की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्र उद्देश्यों की हम बात कर रहे हैं, और हमारे जो राष्ट्र है वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी को फॉलो करता है या जनतांत्रिक मूल्यों को फॉलो करता है। तो बच्चे के अंदर इन जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एनलाइटेंड सिटीजनशिप एंड एनलाइटेंड सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ द मासेस। किसी भी देश की का जो जनतंत्र है वो वहां के समझदार और ज्ञानी जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उन पर निर्भर करता है। और ये जो नागरिक है ये ज्ञानी कहाँ बनेंगे? तो ये ज्ञानी बनेंगे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कल भी बता रहा था आपको और परसों भी आपको क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो छोटे बच्चों को हमने सिर्फ उनके जो मौलिक अधिकार हैं जिनके माध्यम से वे अपना विकास कर सकते हैं समाज में रहते हुए, उनका नॉलेज देना है ताकि बच्चों का कोई शोषण ना कर ले। ठीक है, और दूसरी बात जो उनको बतानी है वो है उनके दायित्व, कि उनको समाज के लिए क्या करना है। राइट, तो व्हाट आर डॉन्ट्स ये भी बच्चों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए, जैसे किसी का अपमान नहीं करना है और जो सरकारी संपत्ति होती है उसका नुकसान नहीं करना है, ये भी क्या है, एक जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का बोध कराया जाना चाहिए। इससे ही हम जनतंत्र की विकास बच्चों में कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम शुड एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उसका ध्यान जो आधारभूत सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उनके विकास की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चे में बाल्यावस्था से ही हम इस प्रकार का विकास करने में सफल हो सके। द कमीशन रिकमेंडेड द स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए क्या किया जाए? कमीशन ने ये रिकमेंड किया, सिफारिश की कि बच्चों को केवल उनके धर्म की ही शिक्षा ना दी जाए। इससे उनके अंदर क्या होगा, अपने धर्म के प्रति अच्छे आस्था और दूसरे धर्म के प्रति क्या होगा, घृणा पैदा होगी। बच्चों को हर धर्म की शिक्षा दी जाए, वैश्विक स्तर पर जो चल रहे हैं, और ये बताया जाए कि हर धर्म की जो शिक्षा है, हर धर्म के जो नियम हैं वो सामान्यतः एक ही जैसे हैं। हर धर्म में मनुष्य के भले की बातें कही गई हैं। हर धर्म के जो गुरु हैं वो हमेशा त्यागी रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं और ज्ञानी रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर हम कॉमन बातें बताएंगे तो इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, हर धर्म के लिए समान आस्था का विकास हो पाएगा। यही बात कल आप लोगों को मुदाले आयोग को पढ़ाते हुए मैंने बताई थी। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं हो तो आप मुदाले आयोग को भी एक बार देख सकते हैं। अब हम आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन से हट करके, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये तो हमने जान लिया और उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो सकती है ये भी हमने बात जान ली। एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कि शिक्षा की संरचना कैसी हो, क्या जैसी चली आ रही थी वैसी होनी चाहिए या कुछ परिवर्तन लाने चाहिए। तो इस संबंध में जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है वो स्ट्रक्चर आज जाकर के 2019-20 की जो शिक्षा नीति है तब चेंज हुआ है। तो मानिए कि आप 64 से लेकर के 2020 तक वही शिक्षा संरचना भी चली आ रही है। राइट, और वो शिक्षा संरचना क्या है देखिए, जनरल एजुकेशन शुड लास्ट फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें 4 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष की अपर प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष की लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, आदि होनी चाहिए। तो 4+3+3 की एजुकेशन ये होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा इसमें करेक्शन चाहिए लग रहा है। हाँ ठीक है ठीक है,
तो 4+3+3 की आपकी एजुकेशन होगी, ये इसका सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। प्रायर टू जनरल एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड ऑल्सो बी गिवन। सामान्य शिक्षा जो 10 वर्ष की है, उससे पहले हमें 1, 2 या कुछ वर्ष की प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, जिसको हम आंगनवाड़ी के रूप में जानते हैं सरकारी विद्यालयों में, और एलकेजी यूकेजी के नाम से जानते हैं हम उनको कॉन्वेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में। द थीम ऑफ हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फिक्स्ड फॉर 2 years। तो 10 वर्ष की शिक्षा होने के बाद, यानी कक्षा 10 तक पढ़ाई करने के बाद, अब 11th और 12th की जो एजुकेशन है उसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना चाहिए। और ये क्या है, जो सामान्य शिक्षा होती है उससे हट करके होगी। अब देखिए सामान्य शिक्षा क्या है और हायर एजुकेशन क्या है, क्या इनमें अंतर है, ये बता देता हूं आपको मैं। तो सामान्य शिक्षा जो हर बच्चे को लेनी है, और उसमें किसी प्रकार के विषय को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि कक्षा 10 तक, क्लास 10 तक हर बच्चा समान विषय पढ़ेगा, विषयों में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। ना कोई आर्ट्स वाला होगा, ना कोई कॉमर्स वाला, और ना ही कोई साइंस वाला। लेकिन कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद अब क्लास 11th में बच्चा अपनी जो स्ट्रीम है वो अपने स्किल, अपनी नीड और अपनी इंटरेस्ट के आधार पर चेंज करेगा। चाहे तो वो फिर साइंस साइड ले लेगा, चाहे वो कॉमर्स, चाहे वो ह्यूमैनिटीज लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कक्षा 10 तक तो सामान्य शिक्षा रहेगी, आज भी सामान्य चल रही है कोठारी आयोग की सिफारिशों पर। लेकिन 11 और 12 की शिक्षा जो है वो विषय विशेषज्ञ या विषय विशेष की होगी, ठीक है। और विषय का चयन बच्चा अपने इंटरेस्ट और अपनी रुचि और अपनी जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर करेगा। आफ्टर डिग्री कोर्स देयर शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर 3 years। तो अब ये जो 2 वर्ष की कक्षा शिक्षा है उसके बाद अब जो डिग्री कोर्स होगा, और डिग्री कोर्स के बाद फिर 3 वर्ष का जो ग्रेजुएट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, वो भी कराया जाएगा। द ग्रेजुएट कोर्स शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 to 3 years। और जो ग्रेजुएट कोर्स है उसको 2 से 3 वर्ष का बनाया जाना चाहिए। द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन अ ईयर शुड बी इंक्रीज टू अबाउट 234 डेज। अभी आपसे अगर मैं प्रश्न करूं तो राधाकृष्ण आयोग ने ये जो वर्ष में जो दिन थे वो कितने बताए थे उच्च शिक्षा में, तो 180 बताए थे, समझ रहे हैं आप। लेकिन अभी जो यहाँ पर दिवस बताए जा रहे हैं, डेज बताए जा रहे हैं, वो उच्च शिक्षा के नहीं है, वो हर एक क्लास के अलग अलग डेज बताए गए हैं। तो देखिए, तो स्कूल्स के लिए तो सामान्यतः 234 दिन, और जो प्री प्राइमरी है, जो सामान्य शिक्षा से पहले का जो है, उसके लिए 216 दिन का प्रावधान रखा जाए। ऐसी सिफारिश इनने की, हालांकि ये सिफारिश इनकी एक्सेप्ट नहीं हो पाई। हॉलीडेज शुड बी मिनिमाइज, छुट्टियों को कम से कम कर दिया जाए। नो नीड टू क्लोज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन रिलीजियस हॉलीडे, किसी भी धार्मिक अवकाश के दिन विद्यालय को बंद ना किया जाए। मतलब अभी आपने 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया हुआ है, क्रिश्चियन के जो बड़ा दिन इसको बोलते हैं हम, है ना, उनके जो प्रभु है यीशु मसीह, उनका जन्मदिन होता है, तो उस दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये तो सिफारिश मानी ही नहीं गई थी, क्योंकि केवल एक शिक्षा के उद्देश्य से ही सिफारिशों को मानना सरकार का काम नहीं होता है। उनको जो धार्मिक आस्थाएं होती हैं वे कहीं आहत ना हो जाए, इस पर भी गौर करना होता है। टीचर स्टेटस, अब टीचर का स्टेटस कैसा हो। इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर। पहले के 2 आयोगों ने भी शिक्षकों के पद प्रतिष्ठा और उनके वेतन के वृद्धि की बात कही है, और ये भी सेम बात कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल, सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस में जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसमें सुधार आना चाहिए। द स्केल ऑफ पे ऑफ टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी द सेम। अगर शिक्षक सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा है और कोई दूसरा शिक्षक जो है वो गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो दोनों का वेतन सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये सिफारिश कर दी गई 1964 में, मानी आज भी नहीं जा रही है। द स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन शुड बी established इन ईच स्टेट। SCERT हम आज जानते हैं, वो
किसकी सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया या गठित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा कोठारी आयोग। तो ये पॉइंट आप स्पेशली मार्क कर लीजिएगा। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सब जो है किसके आधार पर होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हर राज्य में होना चाहिए। ये सिफारिश किसने की है, कोठारी आयोग ने, ठीक है ना। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विद सेकेंडरी कोर्स should be 2 year. The course of M.Ed should be 1.5 year. तो बीएड 2 वर्ष का होना चाहिए, जबकि एमएड 1 से 1.5 वर्ष का होना चाहिए। इसमें 1 वर्ष का सैद्धांतिक और 6 महीने का लगभग जो डिजर्टेशन वर्क होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, वो कराया जाए। द टीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेजेस should have 2 degrees, namely the master degree and degree of education. The students of the training institutions should be given free education. और जितने भी ये बीएड या एमएड कर रहे हैं, इन सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। करिकुलम, कैसा करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, देखिए इसके संबंध में क्या कह रहे हैं कोठारी जी। लोअर प्राइमरी और हायर प्राइमरी के लिए अलग अलग इन्होंने करिकुलम बताया है, जिसमें लोअर प्राइमरी में सिर्फ सिंगल लैंग्वेज सिस्टम होना चाहिए, जहां पर मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दी जानी चाहिए। मैथमेटिक्स होनी चाहिए, इन्वायरमेंट साइंस की स्टडी होनी चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी बच्चे में आए, इसके लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज भी कराई जानी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस, वही लर्निंग बाय डूइंग, और हेल्थ एजुकेशन आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन की बात, सॉरी हायर प्राइमरी की बात करते हैं हम। हायर प्राइमरी मतलब होता है आपका क्लास 6, 7, 8। तो 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 लैंग्वेजेस, जिनमें एक तो अनिवार्य रूप से वही होगी जो प्राथमिक में चल रही थी, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, और दूसरी भाषा के रूप में बच्चा हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा ले सकता है। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सब कुछ शामिल किया जाना चाहिए हायर प्राइमरी में, जो कि कक्षा 6, 7, 8 को माना गया है। लोअर सेकेंडरी में हम आते हैं अब। तो लोअर सेकेंडरी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया है। इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पर मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी और अंग्रेजी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज जहां पर हिंदी बोली जाती है, वहां पर मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज के साथ अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक, और दूसरा कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज हिंदी के अलावा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, वर्क एक्स, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये विषय जो है इसमें सम्मिलित किए जाने चाहिए लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में। लोअर सेकेंडरी क्या होती है, क्लास 10 तक की जो है। अब आते हैं हम हायर सेकेंडरी में। कोई भी 2 भाषाएं, which should include any modern Indian language, any modern foreign language, and any classical language. Any 3 subject to be selected from the following. निम्न में से कोई भी 3 विषय लिए जाने चाहिए। और कौन कौन से विषय हैं देख लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, होम साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। तो ये बहुत सारे विषय हैं, जिनमें से कुछ 3 विषय आप सेलेक्ट करेंगे अपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अब आते हैं अदर मेजर रिकमेंडेशंस पे। तो अदर मेजर रिकमेंडेशंस में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं, देखिए। मिनिमम स्केल्स ऑफ पे फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए एक मिनिमम पे स्केल तय होना चाहिए। रिटायरमेंट एज, किस एज में टीचर रिटायर्ड होंगे ये भी तय होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, स्कूल में या विद्यालय में जो भी संसाधन हैं
जो सुविधाएं हैं उनका अधिक से अधिक यूज होना चाहिए। कॉलेज टू बी रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ स्कूल्स, फ्री टेक्स्ट बुक्स एट द प्राइमरी स्टेज। कॉलेज जो हैं वो अलग अलग स्कूलों से संबंधित होने चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स में या कहें कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जा रही है वहां पर जो किताबें हैं वो निःशुल्क आनी चाहिए। लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। तो अभी ये सिर्फ ये सिफारिश कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में आप पुस्तकें मुफ्त कर दें। शुल्क लीजिए कोई बात नहीं, बट जो किताबें हैं वो फ्री होनी चाहिए। एडुकेट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, जितनी आवश्यकता हो उतनी छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज इन स्कूल्स, विद्यालयों में छात्रावास भी होना चाहिए। एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्रीडम टू स्कूल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल करिकुला, स्कूल में अगर कोई भी शिक्षक कोई ऐसा व्यवहारिक करिकुलम चलाना चाह रहा है तो उसके लिए अलग फ्रीडम दी जाए। मतलब कि जो टाइम टेबल है, जो करिकुलम है, वो स्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा ही करना है। ठीक है? अगर माना कि आप गणित पढ़ा रहे हैं, कोई एक सूत्र है उससे आप पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है पढ़ाने का, तो आप वो दूसरा तरीका अपनाएं। इतनी स्वतंत्रता तो दी जानी चाहिए। ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, द इंडियन एजुकेशन सर्विसेज। हाँ, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा स्पेशली कि इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की बात किसने कही है, या ये सिफारिश किसने दी है। इंडियन एजुकेशन सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तर्ज पर चलाया जाना चाहिए। जैसे आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, वैसे आईईएस के एग्जाम भी हों, और उसी से जो बंदा क्वालिफाई होकर के आएगा उसी को अधिकारी वर्ग में रहने का अधिकार हो। को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। जो परंपरागत शिक्षण हो रहा है उसके अतिरिक्त आप अ, सहगामी जो पाठचर्या होती है उसको भी चलाएं, ताकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और इवैल्यूएशन का जो माध्यम है वो भी थोड़ा सा सुधार उसमें लाना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन में भी गुणवत्ता लाई जानी चाहिए। ये सारी सिफारिशें कोठारी आयोग की हैं, और इस आयोग की हर एक सिफारिश को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को आपने ध्यान देना है, और जहां जहां पर मैंने एम्फेसिस किया है आपको, जो जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इसेंशियल हैं, उनको आप याद करिए। जैसे इन्होंने कोटेशन क्या दिया था, ठीक है, और इन्होंने किस स्तर पर कौन सी लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया है, संरचना कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और जो इंडियन एजुकेशन सर्विसेज है उसकी सिफारिश किसने की है, ये सारी ही बातें आपकी कोठारी आयोग में आप लोगों को याद करनी है। तो ठीक है, फिर आज हमारा ये कोठारी आयोग वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और भी कई बातें जो हैं कुछ अगर रह जाती हैं तो उस पर डिस्कशन के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, और जो क्वेश्चन आपका होता है तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।